1 नवंबर 2024 सर्बिया देश के नोवी सेड शहर में एक न्यूली रेनोवेटेड रेलवे स्टेशन की कंक्रीट कैनोपी वहां नीचे एंट्रेंस पर खड़े लोगों पर गिर जाती है, जिसकी वजह से वहां कई लोग घायल हो जाते हैं और लगभग 16 लोग मर जाते हैं। जिसको लेकर फिर वहां के लोकल लोग और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट विक्टिम की फैमिली के सपोर्ट में वहां मेमोरियल पर आने लग जाते हैं और एक पीसफुल प्रोटेस्ट करके गवर्नमेंट से इस घटना की अकाउंटेबिलिटी मांगने लगते हैं, हाथों में ब्लड और करप्शन किल के स्लोगन के साथ। जिसको देखते हुए फिर गवर्नमेंट इस पर इन्वेस्टिगेशन ओपन कर देती है और उनका कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर रिजाइन दे देता है, लेकिन वो इस घटना की जिम्मेदारी खुद पर नहीं लेता है। लोगों को गवर्नमेंट का ये रिएक्शन बहुत हल्का लगता है, क्योंकि वो एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन से जिम्मेदार लोगों पर क्रिमिनल कार्रवाई की डिमांड कर रहे होते हैं, जिस वजह से प्रोटेस्ट वहाँ नहीं रुकता है और ये पीसफुल तरीके से कंटिन्यू होता रहता है। लेकिन फिर 5 नवंबर को जब हज़ारों लोग नोवी सैड सिटी हॉल के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, तब उस प्रोटेस्ट के बीच में कुछ लोग मास्क और हुडी पहनकर आ जाते हैं और गवर्नमेंट बिल्डिंग पर अटैक कर इसे वॉयलेंट रूप दे देते हैं, जिसके बाद पुलिस सभी प्रोटेस्टर पर टीयर गैस और फोर्स का यूज़ कर डालती है और बात बिगड़ जाती है। प्रोटेस्टर क्लियरिफाई करते हैं कि वो मास्क लोग उनके पीसफुल डेमोस्ट्रेशन का हिस्सा नहीं थे। वहीं अपोजिशन वाले उन मास्क लोगों को गवर्नमेंट साइड से भेजे गए पॉलिटिकल गुंडे बता देते हैं, जो प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए भेजे गए थे। जिसके बाद इस पूरी घटना को 2 अलग अलग तरीके से दिखाया जाने लगता है, जहां एक तरफ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट प्रोटेस्टर की साइड की रियलिटी को दिखाते हैं, वहीं दूसरी साइड स्टेट कंट्रोल टीवी न्यूज़ मीडिया स्टूडेंट्स को टेररिस्ट और बाहरी ताकतों से फंडेड कहकर गवर्नमेंट साइड का नैरेटिव चलाने लग जाते हैं। पर इस इंसिडेंट के बाद ये प्रोटेस्ट एक नया रूप ले लेता है, जहां लोग एक जगह इकट्ठा होने की बजाय हर रोज सुबह 11:52 पर 15 मिनट के लिए मौन होकर खड़े होने लग जाते हैं। ये वही समय था जिस टाइम रेलवे कैनोपी गिरने का वो इंसिडेंट हुआ था। इस 15 मिनट के साइलेंस स्टिल के दौरान वहाँ का पूरा ट्रैफिक रुक जाता था, क्योंकि लोग जहाँ हो वहाँ बिना किसी स्लोगन और नारे के बस चुपचाप खड़े हो जाते थे, जो धीरे धीरे लोगों का ध्यान खींचने लगा था और टीवी न्यूज़ मीडिया इसे वॉयलेंट भी नहीं दिखा पा रहा था। जिसके बाद इस बात को ठंडा करने के लिए फिर गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन में कुछ लोगों के नाम लेकर आ जाती है, लेकिन बाद में वो लोग भी इन्वेस्टिगेशन में रिलीज कर दिए जाते हैं। अब चलते हैं इस प्रोटेस्ट के टर्निंग पॉइंट पर। 22 नवंबर को जो फैकल्टी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट के स्टूडेंट और प्रोफेसर नोवी सैड के विक्टिम की याद में जब अपनी फैकल्टी के बाहर 15 मिनट साइलेंस स्टैंड पर खड़े होते हैं, तब वहाँ कुछ लोग ग्रुप में आकर स्टूडेंट और प्रोफेसर के साथ झगड़ा कर उन पर फिजिकली अटैक कर डालते हैं, जिन्हें बाद में आइडेंटिफाई करने पर वो लोग रूलिंग पार्टी से लिंक निकल जाते हैं। जिसके बाद स्टूडेंट उनके पीसफुल डेमोस्ट्रेशन पर होने वाले अटैक की अकाउंटेबिलिटी को लेकर, उनके प्रोटेस्ट के अधिकार और उनके साथ हुए इनजस्टिस को लेकर यूनिवर्सिटी में नाकाबंदी शुरू कर देते हैं, जो एक यूनिवर्सिटी से होकर नेशन वाइड दूसरी यूनिवर्सिटी में फैलने लग जाती है। और मिड दिसंबर तक टीचर, प्रोफेसर, लॉयर, एक्टर और सभी लोग स्टूडेंट के सपोर्ट में आने लग जाते हैं। पर स्टूडेंट इस प्रोटेस्ट को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा लीड नहीं होने देते हैं। वो इसे बिना किसी फेस के एक डिसेंट्रलाइज स्टूडेंट के ग्रुप में चालू रखते हैं, जिसे लोग फूड रिसोर्सेज डोनेट कर सपोर्ट करने लग जाते हैं। पर सर्बियन गवर्नमेंट और टीवी न्यूज़ मीडिया स्टूडेंट की डिमांड को नज़रअंदाज कर उनकी साइड को छुपा कर इसे कंट्री को डिस्टेबलाइज करने की एक साजिश बता देते हैं और इसे पॉलिटिकलाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के वन साइडेड प्रोपेगेंडा से प्रभावित होकर प्रो गवर्नमेंट माइंडसेट वाले लोग स्टूडेंट को प्रोटेस्ट के बाद आइडेंटिफाई कर बेसबॉल और रोड से मारने लग जाते हैं। लड़कियों की पर्सनल प्राइवेट डिटेल और लड़कों की घर फैमिली जैसी डिटेल को लीक कर उनके कैरेक्टर को खराब करने लग जाते हैं। यहाँ तक कि प्रोटेस्टर के ऊपर से कई बार गाड़ियाँ भी चला दी जाती है। इसके साथ ही गवर्नमेंट साइड से उन्हें पुलिस द्वारा चार्जेस लगाकर अरेस्ट कर टॉर्चर भी किया जाने लगता है। स्टूडेंट समझ जाते हैं कि इस तरह की प्रोपेगेंडा मशीन और रूलिंग पावर के खिलाफ वो ऐसे ही नहीं जीत पाएंगे, तो वो उनके इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए स्टूडेंट इन एवरी विलेज नाम का एक कैंपेन शुरू कर देते हैं, जिसमें बच्चे पैदल मार्च कर गांव-गांव जाकर टीवी द्वारा फैलाए गए झूठ को बाईपास कर फार्मर और बाकी लोगों को अपने साथ जोड़ने लग जाते हैं, जिसके चलते सर्बियन गवर्नमेंट पर एक बड़ा इंटरनेशनल प्रेशर बनने लग जाता है और फिर सर्बियन प्राइम मिनिस्टर जनवरी में रिजाइन दे देता है। पर लोगों को अब इस तरह के डिज़ाइन से फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि इससे ना तो उन्हें जस्टिस मिल रहा था, ना ही उनकी कोई डिमांड पूरी हो रही थी, ना ही कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट पब्लिक किए गए थे। लोगों को ये सब एक कैलकुलेटेड पॉलिटिकल मूव की तरह लग रहा था, जिसको चलकर गवर्नमेंट बस अपना करप्शन छुपाना चाह रही थी। उन्हें लग रहा था कि अगर वो इस मार्च को उनकी डिमांड पूरी होने से पहले रोक देंगे, तो प्रेसिडेंट अपने वफादार पॉलिटिशियन को रीशफल कर वापस बिठा देगा और ये सेम करप्ट सिस्टम बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा। जिस वजह से उन्होंने इस प्रोटेस्ट को पीसफुल तरीके से कंटिन्यू रखा, पर उन्होंने इसे डेली करने की बजाय अब वीकेंड पर शिफ्ट कर दिया, जिसमें वो हर सैटरडे और संडे को प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर आने लगे, ताकि उनका प्रोटेस्ट भी जिंदा रहे और बाकी व्यवस्था भी नॉर्मल रूप से चलती रहे।
लेकिन फिर पुलिस और पॉलिटिकल थग से बार बार परेशान किए जाने की वजह से स्टूडेंट के इस मूवमेंट का फोकस फिर नौवीं साइड के जस्टिस से होकर रूलिंग पॉलिटिकल रिजिम को हटाने तक शिफ्ट हो गया, जिसमें वो प्रेसिडेंट के इस्तीफे के साथ साथ अब इंटरनेशनल सुपरविजन में एक न्यू पार्लियामेंट इलेक्शन की डिमांड करने लगे, जहां वो पूरी रूलिंग पार्टी को एक बिना पार्टी वाली एक ऐसी गवर्नमेंट से रिप्लेस करना चाह रहे थे जिसमें इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट, लॉयर और इंजीनियर्स हो, ना कि कोई करप्ट पॉलिटिशियन। इसके साथ ही वो मीडिया को प्रोपेगेंडा मशीन से आज़ाद करने, नेशनल टीवी ब्रॉडकास्टर के डायरेक्टर को फायर करने, करप्ट प्राइवेट टीवी चैनल्स के लाइसेंस को रद्द करने, प्रोटेस्टर को जस्टिस दिलाने, पॉलिटिकल थग और पुलिस के खिलाफ एक्शन लेने, क्लासिफाइड हिडन कॉन्ट्रैक्ट को पब्लिकली रिलीज कर ट्रांसपेरेंसी के साथ करप्शन की अकाउंटेबिलिटी तय करने और लीगल रिफॉर्म करने की भी डिमांड करने लगे थे, जिसके लिए वो एक शहर से दूसरे शहर लोगों को जोड़ते हुए बड़े बड़े मार्चेस निकालने लग गए थे और सिविल डिसोबीडियंस को प्रैक्टिस कर प्रोपेगेंडा मशीन को ब्लैकआउट भी करने लग गए थे। पर 15 मार्च 2025 की तारीख को जब 3 लाख से भी ज़्यादा प्रोटेस्टर सर्बिया की कैपिटल सिटी बेलग्रेड में साल्विजा स्क्वायर पर साइलेंट मार्च पर खड़े होते हैं, तब उनके साथ ये होता है। प्रोटेस्टर पर किसी इनविजिबल वेपन से हमला किया जाता है, जिससे बचने के लिए वो लोग एकदम से रास्ता खाली कर साइड की ओर भागने लगते हैं, जिसको लेकर वहां मौजूद लोगों का कहना था कि जब वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से खड़े थे तब उन पर एक बहुत तेज आवाज से हमला किया गया था। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई हाई स्पीड ट्रेन और लो फ्लाइंग एरोप्लेन भीड़ के अंदर से उनके पीछे बहुत तेजी से आ रहा हो। लोगों का कहना था कि उस आवाज़ को सुनकर वो बहुत डर गए थे, क्योंकि वो उस आवाज़ की साउंड वाइब्रेशन को अपनी पूरी बॉडी में फील कर पा रहे थे, जो ऐसा था जैसे कोई वेव उनके शरीर के आर पार जा रही हो, जिसकी वजह से उनके कानों में एक अजीब तरह का प्रेशर और पेन भी फील हुआ था, जिसके बाद उन्हें सिर दर्द, चक्कर और उल्टी ऐसा फील होने लग गया था और कुछ लोगों को कानों में रिंगिंग टोन की शिकायत भी हुई थी। डाटा के मुताबिक लोगों को ये आवाज़ 500 मीटर से भी ज़्यादा डिस्टेंस तक सुनाई दी थी, पर हैरानी करने वाली बात यह थी कि वो आवाज़ किसी भी वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हुई थी, यानी उस अटैक को प्रूफ करने का किसी के पास भी कोई सबूत नहीं था। अब ये सब कैसे हो सकता है, कौन सा वेपन ऐसा कर सकता है, इसकी जानकारी को मैंने दूसरी वीडियो के लिए रखा हुआ है। अभी चलते हैं आगे की डिटेल पर। तो लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ वहाँ क्या हुआ था। लोग उसे पुलिस द्वारा किया गया एक तरह का सोनिक वेपन अटैक मान रहे थे, पर सर्बियन गवर्नमेंट और ऑफिशियल्स ने इसके क्लेम को रिजेक्ट कर इसे एक छोटी भगदड़ बता दिया था। वैसे 15 मार्च का ये प्रोटेस्ट सर्बियन हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था, पर वहाँ की लोकल मीडिया ने भीड़ का गलत नंबर दिखाकर इसे छोटा दिखाने की कोशिश की थी। तो ओवरऑल ये प्रोटेस्ट वहाँ 1.5 साल से अभी भी चालू है, जहाँ एक साइड स्टूडेंट वीकेंड पर प्रोटेस्ट करने आते रहते हैं, दूसरी साइड गवर्नमेंट पुलिस और अपने लोगों का यूज़ करती रहती है, और तीसरी साइड मीडिया उन्हें एंटी नेशनल टेररिस्ट और फॉरेन फंडेड बताती रहती है। पर स्टूडेंट द्वारा चलाए गए उस रूरल कैंपेन की वजह से वो अब टीवी के प्रोपेगेंडा में और गवर्नमेंट की इमेज में सक्सेसफुली छेद कर चुके हैं, जिस वजह से वहाँ का प्रेसिडेंट भी अब रिज़ाइन करने की बात कर चुका है, और दिसंबर में वहाँ एक स्नैप इलेक्शन भी फिक्स किया जा चुका है, जिसमें स्टूडेंट रूलिंग पार्टी को चैलेंज करने वाले हैं। तो यही है वहाँ का पूरा केस, जो एक रेलवे कैनोपी की गिरने से शुरू हुआ था, लेकिन अब वो वहाँ की पूरी व्यवस्था को बदलने की तरफ ले जाया जा चुका है, सिर्फ गवर्नमेंट के पावर अब्यूज़ और मीडिया के प्रोपेगेंडा की वजह से। पर ये पूरा मूवमेंट पावरफुल रूलिंग पार्टी और प्रोपेगेंडा मशीन के होते हुए भी ऐसे ही सक्सेसफुल नहीं हुआ। ये सक्सेसफुल हुआ क्योंकि पॉइंट नंबर 1, स्टूडेंट ने इसमें किसी भी एक व्यक्ति को इसका सिंगल फेस नहीं बनने दिया। उन्होंने शुरू से ही इसे एक लीडरलेस फेसलेस मूवमेंट के रूप में चालू रखा, ताकि कोई भी किसी एक व्यक्ति को पकड़कर, रिश्वत देकर या डरा धमकाकर इस आंदोलन को हाईजैक ना कर पाए। पॉइंट नंबर 2, उन्होंने इसमें किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति को, अपोजिशन पार्टी को बोलने के लिए स्टेज नहीं दिया, ना ही उनके साथ कोई अलायंस बनाया।
ऐसा उन्होंने इसलिए भी किया क्योंकि अधिकतर सर्बियंस इन करप्ट पॉलिटिशियंस पर अपना भरोसा पहले ही खो चुके थे और वो इन सब से अलग और न्यूट्रल दिखना चाह रहे थे। पॉइंट नंबर 3, उन्होंने इस मूवमेंट को हाईली डिसिप्लिन और शांतिपूर्ण तरीके से कंटिन्यू रखा। उन्होंने गवर्नमेंट और पॉलिटिशियन के किसी भी अटैक को गुस्से और हिंसा से जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस को प्रैक्टिस कर चुपचाप खड़े रहकर उनके हर एक्शन को डॉक्यूमेंट किया और उसे उन्हें एक्सपोज करने में इस्तेमाल किया। पॉइंट नंबर 4, उन्होंने स्टेट कंट्रोल मीडिया पर अपनी एनर्जी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं की, बल्कि उन्होंने इसकी बजाय स्टूडेंट इन एवरी विलेज नाम का कैंपेन शुरू किया और लोगों के साथ फेस टू फेस कनेक्ट किया और उन्हें सब समझाकर उनके झूठ का पर्दाफाश किया। पॉइंट नंबर 5, उन्होंने इंटरनेट ब्लैकआउट और गवर्नमेंट सर्विलेंस से बचने के लिए नॉर्मल इंटरनेट और व्हाट्सएप जैसे मेनस्ट्रीम प्लेटफॉर्म का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, बल्कि उन्होंने एंड टू एंड इनक्रिप्टेड ऐप्स और ब्लूटूथ मैश नेटवर्क की मदद से एक ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन नेटवर्क तैयार किया जिसे गवर्नमेंट के लिए शट डाउन करना लगभग इम्पॉसिबल था, जिसकी मदद से ही वो इंटरनेट जैमिंग में भी मास रैलीज और कम्युनिकेट कर पा रहे थे। आपको क्या लगता है, क्या ये सब रिवॉल्यूशन ऐसे ही अचानक हो जाते हैं या ये सब एक प्लानिंग से किए जाते हैं, जहां प्रॉब्लम को बनाकर रिएक्शन को उत्पन्न कर सॉल्यूशन की तरफ ले जाया जाता है ताकि पुराने वर्ल्ड ऑर्डर को हटाकर एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ ले जाया जा सके? क्योंकि मान लो इस पूरी घटना में अगर गवर्नमेंट शुरू से ही अपनी गलती पर एक्शन ले लेती या प्रोटेस्टर की डिमांड को मान लेती तो क्या ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा बनता? या मान लो गवर्नमेंट प्रोटेस्ट को लेकर कोई एक्शन ही ना लेती, उन्हें इग्नोर करती रहती और मीडिया में भी उन्हें नीचा नहीं दिखाया जाता, तो क्या इस तरह का पब्लिक रिएक्शन उनके सपोर्ट में बनता? कमेंट में बताना। बाकी वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई है, वो सवाल अभी भी बाकी है कि उस दिन वहाँ क्या हुआ था, जिसे हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं बाद में। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेंबरशिप लेना हो तो ले लो।